देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। पाकिस्तान नया मगर तरीक़ा वारदात वही पुराना। ये खबर बता रही है कि दुबई फ्लैट्स, अलीमा खान ने आखिरी तारीख गुजरने के 3 रोज़ बाद भी बकाया टैक्स अदा नहीं किया। 28,78,000 दिरहम मालियत का फ्लैट दुबई में खरीदा गया। FBR ने बतौर जुर्माना 2,94,00,000 रुपए की अदायगी का हुक्म दिया था। जुर्माना अदायगी की तारीख को निकले 3 रोज़ हो चुके हैं। ऐसा लगता है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि दुबई फ्लैट वाला ये मामला भी बनी गाला की रहाइशगाह की तर्ज पर इन्वर्टेड कॉमाज में हल हो जाएगा। इस हवाले से एक और अहम बयान भी आज अलीमा खान साहिबा के वकील ने पब्लिसाइज़ किया है। फरमा रहे हैं कि अलीमा खान ने पाकिस्तान में अपनी और शौहर की विरासती जायदाद बेचकर बैरून मुल्क असासे बनाए। इन असासों के हुसूल में टेक्सटाइल कारोबार से होने वाला मुनाफा भी शामिल है और ज़राए आमदन की खैराती कामों से ताल्लुक़ की हर किस्म के ताल्लुक़ की तरदीद कर दी गई है। बिलीव इट और नॉट, मेरे साथ मौजूद होंगे आयतुल्लाह दुर्रानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी फरमा रहे हैं, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर असद अशरफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। और डॉक्टर ही कहना चाहिए, हमारे प्यारे सदाकत अब्बासी साहब, ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। रावी कह रहा है कि 1-1.5 मिनट में सदाकत अली अब्बासी साहब जलवा अफरोज़ हो जाएंगे, तब तक उनकी तस्वीर पर गुजारा कीजिए। उससे पहले मैं सेनेटर जनाब असद अशरफ साहब को मुख्तसरन सही मगर ज़हमत कलाम देना चाहूँगा। असद अशरफ साहब, सर आपने देख लिया ना कि मतलब अब तो कोई शिकवा शिकायत नहीं है, अब तो मनी ट्रेल भी पता चल गई है कि वो कहाँ से असास से आए। विरासती जायदाद थी और बिलावजह जो है वो अपोजिशन ने आसमान सर पे उठाया हुआ था। मीन्स ऑल इज वेल। देखें, ये जैसे आपने बताया कि FBR और FIA को कहा गया है स्पेशल कि जिन लोगों ने एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया है उनको ना छेड़ा जाए। और ये मनी बिल जो आया है पिछले दिनों असेंबली में और बाद में सेनेट में भी आया है, उसमें भी एक ख़ास क्लॉज रखी गई है जो 1B के नाम से है और 122 सेक्शन में है FBR उसमें, जिसमें ये वो जो क्लॉज है वो बाजी क्लॉज मैं कहूँगा, अलीमा बाजी क्लॉज। जैसे सिंध में मेडिकल एमरजेंसी ट्रीटमेंट विदाउट लीगल फॉर्मेलिटीज़ अमल उमर बिल पेश हुआ है, उसी तरह इन्होंने भी एक नाम जो है नेशनल असेंबली में बाजी क्लॉज के नाम से डाला है, जिसमें उनको उनके लिए सारा फ़ायदा किया गया। और सारा जहाँ जहाँ आप देख लें इन लोगों ने म्यूज़िकल कंसर्ट करके पैसे इकट्ठे किए, वहाँ से इनकी जायदादें निकल रही हैं और इसके और उनको अकोमोडेट किया जा रहा है। हम दूसरे लोगों के लिए तो ये होता है कि उनको फ़ौरन ही डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, जेल भेज देते हैं, मुकदमे बन जाते हैं। इनके लिए जिस तरह बनी गाला को कहा कि लीगलाइज करवा लिया जाए, गरीबों के झोंपड़े और बिल्डिंग्स तो गिरा दिए जाते हैं, लेकिन इनको लिए ऑप्शन दी जाती है कि जी आप, उसी तरह यहाँ पे भी इनको अकोमोडेट किया गया और बाजी स्पेसिफिक सनसेट क्लॉज डाली गई है इस बिल में। मैं आपकी तरफ आता हूँ आयतुल्लाह दुर्रानी साहब। सर ये मुझे बताइएगा, इससे ये बात तो साबित हो जाती है ना कि सिलाई मशीन से बहरहाल अगर जज्बे सादिक हों और अल्लाह ताला मदद करने पर आ जाए परवरदिगार आलम, तो मौजज़ात बहरहाल इस दुनिया में ज़हूर पज़ीर हो ही जाते हैं। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन क्या है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर उनकी ज़मीर उनको मलामत न कर रहा हो और उनके ज़मीर के मुताबिक हम उसको देखते हैं कि उनके चेहरों से अयान हो जाती है, तो ऐसी पोजीशन अयान हो जाती है। अयान आप कहेंगे तो फिर बात गड़बड़ा जाएगी, फिर अयान अली और फिर बहुत सारे सवाल ज़िम्नी। वो अयान है और ये अयान है। अच्छा, वो अयान है, ठीक है ना? ये अयान है, अयान, ये अयान है, नून गुना है। तो जिन चीज़ों के साथ वो वाबस्तगी हो, देखिए हम इस वक्त हम पूरी कौम हम एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, रवाबित में है, सब पूरी दुनिया के सामने हम पेश है। क्या पाकिस्तान सबके लिए बराबरी की बुनियाद पर एक मुमलिकत है कि कुछ जगहों पर खवास के लिए जो हिंदुस्तान के लफ्ज़ पे ब्राह्मण्स के लिए अलग होगा? क्या पाकिस्तान ने भी ब्राह्मणियत और शूदरपन की बुनियाद पर अपनी मुमलिकत को चलाने का कसम उठाया हुआ है
और उसी के पैराए मर चलाया जा रहा है। क्या जिसके पास डंडा और गोंडा और मस्टंडा है, क्या उसकी बुनियाद पर इस मुल्क को चलाया जाए, क्या या इंसाफ के मुताबिक हो? आकाश के जिन्होंने इंसाफ के लफ्ज़ को अपनाया हुआ है वो ख़ुद सबसे पहले अपने आप के साथ इंसाफ करें कि क्या उनकी जगहसाई नहीं हो रही है, क्या उनके मुतालिक लोगों की उंगलियां नहीं उठ रही हैं? अगर उठ रही है तो फिर उनका जवाब क्या होगा उनके सामने? हम हमारे सवाल बराह रास्त खुद सुन लिया। जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब ने जलवा अफरोज हो चुके हैं पूरे जाहो जलाल के साथ। सर आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। ये मुझे बताइएगा, हम बात कर रहे हैं मौजज़ात की जो ज़हूर पजीर हो रहे हैं और वो भी 21वीं सदी में। जनाब सेनेटर रह चुके, जनाब सेनेटर हैं, आप खुद एमएनए हैं, मैं पार्ट टाइमर ही कहिए लेकिन बहरहाल एंकर हूं। लेकिन तकदीर की देवी इतनी मेहरबान नहीं हुई जितनी मोहतरमा अलीमा खान साहिबा पर हुई। सिलाई मशीनों की कमाई से जायदादें बनाई मोहतरमा अलीमा खान, ये बयान मेरे सामने मौजूद है। सर इस पे मैं पिछले प्रोग्राम में बात भी कर चुका हूं। आज अकरम राजा, क्या सलमान अकरम राजा, उनका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी इस हवाले से आ चुका है कि जी विरासती जायदादें फरोख्त करके और ये सब फ्लैट वगैरह खरीदे गए। सर ये मुझे बताइएगा, आपके ख्याल में ये सब इतना ही सादा है या मुझे कुछ इन्वेस्टिगेशन का दौरा सब पड़ा हुआ है? बहुत शुक्रिया नूर आलफीन, मैं हल्के से सीधा आ रहा हूं तो इसलिए मुझे पास कोई आज की जो बिल्कुल अपडेट्स हैं वो नहीं है मेरे पास। लेकिन जो मैंने आपका सवाल सुना है वो ये है, अलीमा खान साहिबा के बारे में है कि उनका जो भी प्रोसीडिंग चल रही है और उन पे जो फीडबैक आ रही है। तो देखें, मैं पीटीआई का नुमाइंदा हूँ, पीटीआई का एमएनए हूँ, पीटीआई की तर्जुमानी करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। बाकी अगर कोई हमारे लोग हैं जो इमरान खान साहब के रिश्तेदार हैं तो उन पे उनका वो डिफेंड करना उनकी अपना ज़ाती ये प्रोरोगेटिव है। जहाँ तक बात असूल की है कि अलीमा खान साहिबा कभी भी कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, वो एक आम खातून है। अगर उन्होंने कोई कानून तोड़ा है तो कानून के मुताबिक उनके साथ रवैया रखा जाना चाहिए। अगर उन्होंने उनकी कोई प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं है तो जो कानून के मुताबिक जुर्माना है वो जुर्माना होना चाहिए। अगर उनके पास कोई मनी ट्रेल नहीं है तो उनको जो सजा है वो मिलनी चाहिए। यही हमारा मौक़िफ़ है और यही हम चाहते हैं कि कोई भी तरीक़ाकार है वो सबके लिए बराबर हो। मुल्क में अदालतें आज़ाद हैं, कोई किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है। हम जो नवाज शरीफ साहब के बारे में बोलते हैं वो इसलिए कि वो खुद वज़ीर आज़म थे, इमरान खान अब वज़ीर आज़म बने, अब के बाद का उनकी ज़िंदगी जो है वो अवामी या एक पब्लिक ऑफिस होल्डर की ज़िंदगी है। इससे पहले वो किसी ओहदे पे नहीं थे, लिहाजा उनके लिए वही कानून है जो आम लोगों के लिए कानून। आयान अली के मुतालिक आपकी सदाकत मेरे प्यारे अब्बासी साहब, उनके मुतालिक आपके क्या ख्याल है? क्या वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे क्या? सदाकत अब्बासी साहब, सर आपने सवाल सुना? अयान अली भी तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती थी। अयान अली का सवाल आया और वो भी आयतुल्लाह दुर्रानी साहब के लबों पर। जी, अयान अली जो है वो एयरपोर्ट से $5 लाख मनी लॉन्ड्रिंग करती हुई पकड़ी गई थी और अभी तक अगर वो शायद उनके पीछे कोई बड़े लोग ना होते तो शायद वो उनको सजा मिल चुकी होती। लिहाजा अयान अली का केस किसी और के केस से डिफरेंट है। वो 12 दफा यहाँ से बाहर जा चुकी हैं और एक दफा वो रंगे हाथों $5 लाख जो गैर कानूनी था उनके हाथ से पकड़ा गया। अंदरूनी पाकिस्तान के अंदर बाहर एयरपोर्ट पे सदाकत का थी, अंदरूनी पाकिस्तान नहीं। नूरुल आरिफीन से इजाजत के साथ मनी ट्रेल नवाज शरीफ का पूछा जा रहा है, उसके अब्बा और दादा अब्बा का। तो चलिए थोड़ी देर के लिए पीछे 1970 में चले जाते हैं जहां इमरान खान साहब के वालिद को सजा हो गई थी। उसके मुताबिक इस जायदाद के मुताबिक हमारी राय क्या होनी चाहिए? ये भी इनसे जरूर पूछे। जितनी बातें मनी ट्रेल नवाज शरीफ के मुतालिक पीछे जा रहा है, आसिफ जरदारी के मुतालिक पीछे जा रहा है, इमरान खान के वालिद साहब को 313 से निकाला गया था, उनके मुतालिक जवाब देना पड़ा क्योंकि इन्होंने आयतुल्लाह दुरानी साहब, ये मुल्क में आइन और कानून अपनी अमलदारी है उसकी, अदालतें आजाद हैं। जितनी बातें आप मुझसे पूछ रहे हैं या मुझे बता रहे हैं, मेरे भाई किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाएं, अलीमा खान को सजा दिलवा दें, इमरान खान को सजा दिलवा दें, जैसे हमने नवाज शरीफ को सजा दिलवा दी है और जरदारी साहब को दिलवा देंगे। बजाय कि आप और मैं यहाँ बहस करें,
हम फैसलों पे तो बहस मैं कर याददाश्त सकते हैं, उनके डिफेंस पे नहीं बहस कर सकते। उन्होंने किया है कि नहीं किया, ये मेरा मतलब नहीं है। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, जरदारी साहब क्योंकि अलीमा बीबी के वकील ने कहा है कि उनके खानदानी जायदाद है, तो खानदानी जायदाद का बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए ना किसी को, खानदानी बैकग्राउंड होना चाहिए ना, खानदानी जायदाद का बैकग्राउंड क्या था। मेरी कोई मजबूरी नहीं है, जनरल उमर को और इनको जो सजा मिली ना उसके मुतालिक असद उमर के वालिद को और इमरान खान के वालिद को 313 के ऑफिसर्स में से भुट्टो साहब ने निकाला था। मैं वो तारीख आपको याद करा रहा हूँ, मैं कौन सा आपको ले जा रहा हूँ किसी पुराने जमाने में ले जा रहा हूँ, बीसी के जमाने में नहीं ले जा रहा हूँ, ताज़ा ताज़ा देखें आप इसी वक्त। अब जरा मेरा जवाब ही सुन लेना प्लीज। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुल्क में अदालतें आज़ाद हैं और आपने जमहूरियत बड़ी खूबसूरत की 5 साल, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने की, अब हमारी बारी है। अदालतें आज़ाद हैं, वहाँ वज़ीर आज़म भी फारिग हो जाते हैं, वहाँ वज़ीर आला भी फारिग हो जाते हैं, वहाँ पे बड़े से बड़े और छोटे से छोटे को सजा मिलती है। मेरे भाई जाएं, ये सबूत लेके जाएं, जिसको आप सजा दिलाएंगे हम उसको नवाज शरीफ की तरह साहब की तरह हम उसको नाअहल करवार दे देंगे। अगर किसी ने जुर्म किया तो सजा दिलवा दे। आमीन। अच्छा सदाकत अली अब्बासी साहब, इससे पहले कि मेरे कान में सूर फूका जाए ब्रेक पर जाने का, इस एक सेगमेंट के लिए शायद इररेलेवेंट सवाल लगे, लेकिन मेरी एक मजबूरी है, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं जनरल नॉलेज के लिए। सर, ये आज के अखबार में खबर छपी है कि सिंध गवर्नर हाउस में एक 3 रोजा अदबी फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। बादब लोगों का कहना है कि यह अमल बजाते खुद बहुत बड़ी बेअदबी है, क्या फरमाएंगे सर? कैसे बेअदबी है? बेअदबी कैसे है? पता नहीं सर, वो चंग के हुसूल की एक नन्ही सी कोशिश थी, आपके डक कर देने की वजह से नाकाम होती दिखाई दे रही है। मुझे आपकी आवाज सही नहीं आई नूर अरफीन, आवाज दोबारा रिपीट की तक मुझे आवाज सही नहीं आई। वो कोई एक तस्वीर थी जिसमें किसी एक सरकारी मीटिंग में पांव पे पांव रख के बैठे थे गवर्नर साहब, कुछ उस कॉन्टेक्स्ट में पता नहीं किसी दिलजले ने कहा है, वल्लाह आलम। बहरहाल मुझे इस चीज का इसकी फैक्ट की बात तो नहीं है, लेकिन अगर कोई भी है, वो गवर्नर साहब भी हैं, अगर वो कोई आइन और कानून और अपने इख्तियारात से बढ़ के कोई बात करते हैं तो उसको बिल्कुल मैं डिफेंड नहीं करूंगा। अगर कोई ऐसी बात हुई है तो जो कोई अगर ज्यादती है तो उसको कोई ऑन नहीं कर सकता। बाकी मैं नहीं समझता कि इतने बड़े जमहूरियत में और इतने बड़े शहर में छोटे मोटे वाक़यात होते हैं, लेकिन सारे PTI के लोग, गवर्नर, वज़ीर आला, वज़ीर और वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह माजी की तरह किसी करप्ट प्रैक्टिस में, किसी जाती कारोबार में इंशाअल्लाह इन्वॉल्व नहीं होंगे। बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो लर्निंग स्टेज पे हैं, जो आप कह रहे हैं वो हो सकता है किसी ने कोई रूल तोड़ा हो, लेकिन जनरली वो सारे बेहतर तरीके से गवर्नेंस कर रहे हैं। दुरुस्त है सर, गॉट योर पॉइंट। नाजरीन, यहाँ जाएंगे एक मुख्तसर सी कमेंट पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से कुछ और जनरल नॉलेज हासिल करने की कोशिश करूंगा। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची बहाली और निज़ाम तजावुज़ात केस के हवाले से यहाँ बात करेंगे अपने मेहमानों से। सर आयतुल्लाह साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सिंध हुकूमत को जो 2 हफ्तों की मोहलत दी गई है, आपके ख्याल में सिंध हुकूमत ने इसको सीरियसली लिया है? क्योंकि यहाँ तो उल्टी ही ये सदा सुनाई दे रही है कि वज़ीर बल्दियात ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा अगर मुझसे इस किस्म का काम करने के लिए कहा गया तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। तो फिर ये हुक्म पर अमल दरामद कौन कराएगा? देखिए, कुछ जगहों पर हम देखते हैं कि आम आदमी मुतासर हो रहा है, एक आम गरीब आदमी का घर उससे मुतासर हो रहा है। जहाँ आम आदमी का मसला हो तो उसको तमाम तजावुज़ात के नाम पर उसकी तबाही कैसे, फिर पीपल्स पार्टी तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई भी सियासी जमात अफोर्ड नहीं कर सकता है, इल्ला इन तहरीक इंसाफ वाले कर सकते हैं इसको, कि वो उनके पीछे अदारे मौजूद हैं, अदारे उनको बचा भी चल सकते हैं और चला भी सकते हैं और चला भी रहे हैं। अदारा जाती मामलात में तो मैं कह सकता हूँ कि अदारों ने अदारों को मैसेज दे दिया है, उस तरह तो ठीक है। लेकिन अगर अदारों को अवाम के मुतालिक भेजा जाए तो सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब ये कहते कि जितने घर मिसमार कर दिए जाएं जो कि 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल पुराने होंगे, उसको फिलाना जायदाद जो रेवेन्यू बोर्ड के रिकॉर्ड में होगा उस इलाके में हमने उसको अलाट कर दिया।
और उसकी बिल्डिंग की कंपनसेशन भी हमने कर दी। चाहे वो मुशर्रफ के ज़माने के इख्तियारदार हुकूमतें हों, ज़िया-उल-हक के ज़माने के इख्तियारदार हुकूमतें हों, या खान के ज़माने के हों, या हमारे ज़माने पे सियासी जमातों के ज़माने के हों, नुकसानात पाकिस्तानियों का होगा, उसका खमियाजा पाकिस्तान के आम आदमी भुगतेंगे। लेकिन अगर यही चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ज़ाती घर के मुतालिक सोचा जाएगा तो नहीं होगा, चाहे इल्ला वो नवाज शरीफ का घर क्यों ना हो। उस सर मैं आपकी बात को काट के एक जुज़वी एक ज़िमनी सवाल ऐड करना चाह रहा हूं, आपका मुख्तसर जवाब अगर आप इनायत करें तो मेहरबानी होगी। लोग ये कह रहे हैं, तनकीद निगार ये समझते हैं कि वज़ीर बल्दियात का इन्हिदामी कार्रवाई से हाथ खड़े करने का मतलब दर हकीकत ये है कि वो लोग जो अपने भाई बंधु या पेटी भाई या वॉट एवर यू कॉल देम, उनकी तजावुज़ात को दर हकीकत बचाना मकसूद है। ये दर हकीकत दिखाया कुछ और जा रहा है, किया कुछ और जा रहा है, क्या फरमाएंगे? हम इसमें क्लियर हैं, वज़ीर बल्दियात भी क्लियर है, पीपल्स पार्टी भी क्लियर है और सूबाई हुकूमत भी क्लियर है कि हमने ऐसा कोई रास्ता नहीं अडॉप्ट करना है कि जिसकी बुनियाद पर एक आम गरीब आदमी के घर को तबाह किया जाए और वो नान शबीज या ना का भी मोहताज हो जाए और छत भी उससे लिया जाए। ये जस्टिस साहब को सोचना पड़ेगा, चीफ जस्टिस साहब गुलजार साहब को सोचना पड़ेगा कि इस तरह क्या पूरे कराची को, पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि उसके सवाल का जवाब कराची पर्टिकुलरली वैसे पूरे मुल्क के लिए इम्प्लीमेंट होगा क्योंकि हाई कोर्ट के जज का फैसला है। इसी तरह सबसे पहले अब्बासी साहब के पास जाऊंगा। अब्बासी साहब, सर ये मुझे बताइएगा बात कौन सी गलत है अगर कराची की कह रहे हैं कि कैंटोनमेंट एरियाज में शादी हॉल्स, सिनेमा, कमर्शियल प्लाजा, मार्केटें गिरा दी जाएं, शादी हॉल असलहा डिपो के करीब किस तरह बनाए जा सकते हैं, फौज किन कामों में पड़ गई है, शादियां कराना फौज का काम है, कराची की 500 नाजायज इमारतें गिराना होंगी। सर बात गलत तो कोई भी नहीं है, लेकिन आपके ख्याल में ये बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? कैंटोनमेंट एरियाज से ये शादी हॉल, सिनेमा घर, कमर्शियल प्लाजा, मार्केटें कौन खत्म कराएगा? देखिए नूरुल आलफीन, बात यह है कि कानून कोई भी तोड़े, उसका ताल्लुक किसी इदारे से भी हो, वो कोई मुकद्दस गाय नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है और हम पूरी तरह इस बात पे कायल हैं कि पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं वो कानून के ताबे उनको होना है, होना पड़ेगा और ये काम कानून की अमलदारी का अदालतों ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन का काम हमारे जो हुकूमतें हैं उन्होंने करना है। जहाँ तक ये घरों की बात है तो जाहिर है कि पिछले दौर में आपको पता है लूट मार का दौर था, चाइना कटिंग का दौर था, कब्ज़ा ग्रुपों का दौर था। यहाँ पे बैरिया टाउन ने कब्ज़े किए, यहाँ पे जरदारी ग्रुप ने और ओमनी ग्रुप ने मिल के तो सिंध में और पंजाब में और हर जगह पे इन्होंने कब्ज़े करवाए और चाइना कटिंग की, सरकारी प्लाटों को बेचा और जो हुकूमतों ने बैठ के जो ये रेजिडेंशियल प्लाट से इनको कमर्शियल बना के बेचा, तो वो एक बहुत बड़ा उसमें लोगों ने पैसा बनाया और गरीब लोग मारे गए। लेकिन अब अदालत का फैसला है, अदालत जो भी फैसला करती है वो दोनों साइड्स को सुन के करती है, हकायक को मद्देनजर रख के करती है। लिहाजा मेरे अपना हल्का है कहूटा, वहाँ पे ऑपरेशन हुआ, मुझसे लोग बहुत नाराज़ हैं, लेकिन मैं अब क्या कर सकता हूँ जब अदालत का फैसला है। वहाँ लोगों की बिल्डिंग गिराई है, वो मेरे वोटर सपोर्टर थे, वो चीखते चलाते रहे, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। ये करना पड़ता है, कानून की अमलदारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। मेरे भाई आयतुल्लाह साहब ने कहा कि जी इमरान खान का घर नहीं गिराया, बाकी के घर गिराए। तो मेरे भाई अगर कोई किसी को थप्पड़ मारेगा और किसी को गोली मारेगा, उन दोनों की सजा बराबर नहीं होती। थप्पड़ मारने वाले को जुर्माना होता है और गोली मारने वाले को फांसी होती है। अगर इमरान खान साहब का घर सरकारी जमीन पे, कब्जे की जमीन पे बना होता तो उसको गिराना होता है, और अगर किसी के घर का कोई छत्ता बाहर है या कोई नक्शे में गलती है तो उसको रेगुलराइज करते हैं। ये बातें आप गुड मुड करके बच नहीं सकते। जिस तरह होता है कि आप फरियाल तालपुर साहिबा को और मरियम नवाज शरीफ साहिबा को आप अलीमा खान से मिला के आपका ख्याल है कि आप गुड मुड करके सबको बराबर कर देंगे, सबको बराबर नहीं होता। जरदारी ग्रुप, ओमनी ग्रुप और बैरिया टाउन ने सिंध में लूट मार की है। सर आपने जो आखिरी बात की है, यकीन जानिए दिल ले गई कि सबको गुडमुड नहीं किया जा सकता। मैं सलाम तहसीन पेश करता खड़े होके, लेकिन मैं उठना अभी अफोर्ड नहीं कर सकता जब तक ब्रेक ना लूं। आपकी इसी बात से एक सवाल निकालता हूं डॉक्टर असद अशरफ के लिए। सर देखिए कितनी प्यारी बात की, लॉजिकल भी है।
इस पूरे वीक में ये पहली बात है जो पीटीआई की तरफ से मुझे लॉजिकल मिली है। सदाकत अली अब्बासी साहब को इसका क्रेडिट जाता है। उन्होंने कहा पिछला दौर सिंध में लूट मार का दौर था, चाइना कटिंग का दौर था, लेकिन कितनी खूबसूरत बात है कि चाइना कटिंग के मूजिब इस वक्त एमक्यूएम की बात कर रहा हूं मैं, कल को वो पीपल्स पार्टी के साथ थे, फिर वो आपके साथ ड्राइव पे गए लॉन्ग, उसके बाद आज वो पीटीआई की हुकूमत को कंधे से सहारे में। सर आपके ख्याल में मेरा सवाल कुछ गलत है या आप कोई दुरुस्त जवाब देना नहीं चाहेंगे? मैं बिल्कुल दुरुस्त जवाब देना चाहूंगा। सदाकत अली अब्बासी साहब, सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, ब्रेक पे पैर रखिएगा, मैं डॉक्टर असद अशरफ साहब के पास से होके आता हूं। मेरी बात का जवाब तो सुन लो। आपने ये बात बिल्कुल ठीक की कि चाइना कटिंग के जो लोग हैं उनके सहारे से इनकी हुकूमत और इस वक्त कायम है, और आज वो अपनी सपोर्ट छीन लें तो इनकी हुकूमत गिर सकती है। और जहाँ तक ये बात है कि मरियम नवाज साहबा कौन सी पब्लिक ऑफिस होल्डर थी, हसन नवाज को तो हमने कभी लाहौर में नहीं देखा, कभी देखा है तो कभी गमी खुशी में ही देखा है, उसके अलावा नहीं देखा। हुसैन नवाज कौन से वो थे, तारिक शफी कौन से वो थे पब्लिक ऑफिस होल्डर। यहाँ तो 6 माह के बच्चे से लेकर और 83 साल के बुजुर्ग दादा तक का हमने हिसाब दिया है और दे रहे हैं, देते रहे हैं। 3 साल से आप लोगों ने शोर मचाया, क्या निकाला? अकामा कह के और पनामा कह के अकामा पे कि तनख्वाह नहीं ली, और उसके बाद आज भी देख लें कि किसी जगह भी किसी जजमेंट में ये नहीं लिखा कि पब्लिक ऑफिस को किसी इसको गलत तौर पे इस्तेमाल किया गया। और इतना पब्लिक मनी हमने अपने हाथ से उनकी फलाह के लिए खर्च किया, एक भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। जब ये मोटरवे बनी थी उस वक्त भी आप देखें क्या था, नवाज शरीफ पे इसी किस्म के इल्ज़ाम लगाते थे, आज सारे उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि लोगों के घर गिराने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, हाई कोर्ट का हुक्म, अदालतों के हुक्म सर आंखों पर, लेकिन रियासत माँ होती है और माँ का ये फर्ज होता है कि अपने बच्चों का ख्याल रखे। कई नस्लों से यहाँ पर लोग जो है अपना कारोबार कर रहे हैं और रहाइश पजीर हैं। क्या उनके किसी ने कागजात देखे? क्या उनकी कोई बात सुनी? हमने भी लाहौर में यहाँ पर मेट्रो ट्रेन और मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन जो बनाई है, आप देखिए उसमें वो रास्ते में कितने घराने थे, हम सब ने उनको कंपनसेट किया। और यही रियासत का काम होना चाहिए कि उनको एक अल्टरनेटिव। सर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसी तरह से एक अच्छे एंकर का काम भी है कि अपने लोगों को बराबर का मौका दे गुफ्तगू करने के लिए। आयतुल्लाह दुरानी साहब को शिकवा ना हो जाए, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ेगा। कम दे रहे हैं सर देखिए शिकवा हो गया ना, इसीलिए मैं कह रहा था कि आपने जो कहा ना, आज देखें बात में से बात निकल रही है। आपने कहा रियासत माँ होती है, तो सर उस पर जुमला ये है कि कुछ माएँ सौतेली भी तो होती हैं। मैं खुदा ना खास्ता किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं इंशाअल्लाह ताला आप तक वापस आ रहा हूं। आयतुल्लाह दुरानी साहब, सर अपना मेयर कह के लूट लिया, अपने मेयर ने मस्जिद तक नहीं छोड़ी, पीपीपी को इमारतें गिराने में तामुल है, क्यों? देखिए कुछ चीज़ों का मैं फिर आपको कहता हूं कि क्या पाकिस्तान के आईनी तकाजे पूरे होने चाहिए? जी हाँ होनी चाहिए। कानूनी तकाजे पूरे होने चाहिए? जी हाँ होने चाहिए। तो क्या पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ को जो कि उससे साबिक़ा हुकूमतों ने, जो मेरा होगा तेरा होगा, इससे साबिक़ा हुकूमतों के जिन लोगों ने दिया होगा, इजाज़त दी होगी, तो उनके मुताबिक भी हमें कुछ राय कायम करनी पड़ेगी। सिर्फ पाकिस्तान में कराची या पीपल्स पार्टी एक सब्जेक्ट नहीं है, नवाज शरीफ और लाहौर एक सब्जेक्ट नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारे जजों ने भी फैसले, अगर हम इसको टटोलना चाहे तो बहुत सारे जजों ने भी फैसले किए होंगे कि इस चीज़ को, इसका हक बनता है, इसको छोड़ दिया जाए। सोमोटो वो क्या कहते हैं, स्टे ऑर्डर के बाद फिर मौका भी दिया होगा। कई स्टे ऑर्डर लगने के बाद टेक्निकल तरीक़ेकार के साथ बड़े ग्रुप स्टे ऑर्डर लेते हैं, 6 महीने साल 2 साल चला करके फिर अपने उसको स्टे ऑर्डर को विकेट करा करके इस पर काम करते हैं। बहुत चीज़ों पर इसका मुल्क में कानून साजी और की अमलदाराना ज़रूरी है। मेरे प्रोफेसर सदाकत अली अब्बासी साहब मेरे जान बैठे हैं, क्या पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलना चाहिए? जी हाँ। किसी भी सिटी का आइन होगा, सीडीए के आइन के मुताबिक जोन 5 में कोई भी अगर उतार चढ़ाव करे, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस से माजरत के साथ जो निसार साहब चले गए, उन्होंने हुक्म दे दिया कि इस तरह होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, ये फिर चला जाएगा सीडीए के आइन साज अदारे में, वो फिर आए जाएगा वहाँ पर उसके आइन में तब्दीली होगी जोन 5 में।
इमरान खान साहब जोन 5 पर काम करे, भले सुप्रीम कोर्ट ने उसका फेवर सर, किया, गुफ्तगू जो है लेकिन वो फिर भी खतरनाक मराहिल में दाखिल हो चुकी है, इंतहाई सकील गुफ्तगू हो रही है जो मेरे सर के ऊपर से जा रही है। अपनी कम इल्मी को छुपाए और प्रोड्यूसर की कॉल को लबैक करने के लिए मुझे यहाँ दिखावे के लिए सही, मगर एक छोटा सा वक्फा लेने दीजिए। वक्फे के बाद वापस आएंगे तो अपने जहल को छुपाने की कुछ और कोशिश, कुछ और सही करूँगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी मराइल में दाखिल हो चुके हैं। वक्त की कमी है और 3 वैल्यूएबल गेस्ट हैं, तीनों को सुनते चले जाने का दिल करता है, लेकिन अब मौजू ज़रा घुमाते हैं, चेंज करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर असद अशरफ साहब के पास जाएंगे क्योंकि ये सवाल उन्हीं के कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड है। मियाँ साहब को हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ जो हैं वो सताने लगी हैं, साथ ही साथ गालिब साहब के अशार भी जो हैं वो सुनाए जा रहे हैं। सानह साहिवाल की मजम्मत कर डाली गई है और उन्होंने कहा है कि ये बड़ा जुल्म हुआ है। अलीमा बीबी का केस जो है उन्होंने कहा है कि इसको मज़ीद हाईलाइट किया जाए और इस हवाले से परवेज़ रशीद साहब को कुछ हिदायत भी दी गई हैं। सर, वैसे तो पूरे हफ्ते ही ये सवाल पूछता रहा हूँ मैं नून लीग वालों से, लेकिन आपसे अगर थोड़ा सा रिवर्ट करके पूछना चाहूँ, गालिब के अशार और मियाँ नवाज शरीफ साहब, फिर सानह साहिवाल की मजम्मत और मियाँ नवाज शरीफ साहब, क्योंकि बैकग्राउंड में मॉडल टाउन, क्या फरमाएंगे? देखिए, अवाम पे तो जुल्म मॉडल टाउन में भी जो हुआ था, ये हम नहीं कहते कि नहीं हुआ था, लेकिन रिस्पॉन्सिबल लोग जो थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, इस पे हमें वो है, हमारा अपना मौक़िफ़ है। और इसी तरह ये साहिवाल जो है, ये कैसे हो सकता है कि बेगुनाह लोगों को कार में फैमिली के साथ जाते हुए मार दिया जाए। अभी तो लाहौर में और इधर मोटरवे पे मैं देख रहा था, लोगों ने स्टिकर लगाए हुए पीछे जिसमें लिखा हुआ मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ और पुलिस एहलकार में दहशतगर्द नहीं हूँ, मुझे ना मारो गोली। इस किस्म की चीज़ें आ रही हैं। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक है, अवामी रद्दमल भी इसी किस्म का है और सब इस जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, कि इस तरह नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ठीक कहा, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। और जहाँ तक उनको मिस गवर्नेंस की बात है, तो बिल्कुल एक आदमी ने जिसने इस मुल्क के लिए इतनी खिदमत की हो और 3 बार वज़ीर-ए-आज़म, एटमी ताकत बनाया और मोटरवेज का जाल बिछाया हो और इकनॉमिक आपको स्टेबिलिटी दी है, ये जो मर्जी कहते रहे, इनकी बातें ठीक है, ये अपनी पार्टी को कर रहे हैं, उसको टो कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्स जो हैं वो पेपर्स पे होते हैं, फैक्ट्स जो हैं पेपर पे होते हैं। और वो पेपर जो है वो PMLN और मियां नवाज शरीफ की फेवर में। और आज भी वैसे तो हमें दहशतगर्द भी बनाया गया था, आपको याद होगा, और हाईजैकर भी बनाया गया था और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी, लेकिन फैक्ट्स रिमेन्स के वो बोलते हैं और सच जो है हमेशा सामने आता है। आप देख लीजिएगा, ये कोर्ट्स की प्रोसीडिंग हो रही है, मैं इसके बाद ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, ना किसी को करना चाहिए। दुरुस्त है, लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट और फिर आप, हाँ बिल्कुल, फिर आप कमेंट्स करें। अगर जो पहले कुछ हो चुका हुआ है उस पर आप कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन अभी किसी को ये ना कि अनटिल एंड प्रूव गिल्टी। गॉट यू पॉइंट सर। सदाकत अली अब्बासी साहब, सर मियां नवाज शरीफ को हुकूमत की पॉलिसियां अवाम दुश्मन लग रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब गालिबन अकेले नहीं हैं, पूरी अपोजिशन हम नवा ही समझिए। सर, आपके ख्याल में ये मुझे बताइए कि जब हुकूमत अपने हाथ से चली जाती है अनाने इक़्तिदार, उस वक्त क्यों ख्याल आता है, और क्या ऐसा कोई सानिया आप लोगों के साथ भी उस वक्त तो जाकर के नहीं होगा जब आप लोग गए वक्त को कोस रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हम जब थे तो यूं था तो यूं था? नूर आरफीन, जो कुछ इन्होंने मुल्क के साथ किया मियां नवाज शरीफ साहब ने, मेरे भाई बता रहे थे कि उन्होंने मोटरवे बनाई, बिल्कुल मोटरवे बनाई, और वो को अपने पैसों से नहीं बनाई, इस कौम के पैसों से कर्जे लेके बनाई और उसमें कमीशन लेके लंदन में एवनफील्ड फ्लैट्स बना दिए। उसके अलावा उन्होंने जो कुछ भी किया, ये कहते कि उनकी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो है वो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, लेकिन आप देख लें कि करोड़ों के पैसे उनको मनी लॉन्ड्रिंग के उनकी तरफ आ रहे हैं, कभी अजीजिया से आ रहे हैं, कभी फ्लैगशिप से आ रहे हैं। और इसी तरह मियां साहब के जो बच्चे हैं वो 18-18, 19-19 साल के बच्चे, मैं प्लीज बात कर लूं, 18-18 साल के बच्चे वो अरबों रुपए के मालिक कैसे बन गए?
वो यहीं से पैसे गए थे। ये विरासती जायदाद है जो अलीमा बीबी की निकली सर, है। असद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। मैंने आपकी बात नहीं बोला। असद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। समझ नहीं आई किस तरह। आप अपनी बारी पे बोलिएगा। जायदादें हैं विरासती। असद साहब, थोड़ा सा अपनी बारी पे बोलिएगा। तवक्कुफ की दरखास्त चल, जी। ओके, सदाकत अली मैं बसी कह रहा हूं, ओके। आपने जो बात की मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि वो मोहतरमा जो है हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन वो खुद कहती हैं कि वो मियाँ साहब की जो है ना वो डिपेंडेंट है। बेटे उनके 18-19 साल के, हमारे बच्चों के तो शनाख्ती कार्ड नहीं बनते और उनके अरबों रुपए के असासे आ गए, जिसकी एक रसीद नहीं है, एक सबूत नहीं है। वो पैसा यहाँ से मनी लॉन्डर होके गया। अदालतें चीखती रही कि मियाँ साहब आप कोई सबूत दे दें, तो वो सारा यहाँ से करप्शन थी। ये कहते हैं कि करप्शन साबित नहीं हुई। आप आखिरी फैसला पढ़ लें। अदालत ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ इज फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट आपकी सियासत की सिर्फ ये है कि इल्जाम लगाओ और बस अपने आप को, अगर इल्जाम लगाने सेनेटर साहब थोड़ा सा बात करें। सदाकत अली बासी साहब जल्दी से वाइंड अप करें, फिर मैं आयतुल्लाह दुरानी साहब के पास जाऊंगा, इंशाल्लाह प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। उसका हिसाब दें। ये अब्दुल आरफीन ये मुनासिब नहीं है। जी सर, मैं समझता हूं, मैं आपकी शिकवे को समझता हूं। इन्हें क्या इस तरह डॉक्टर साहब, जहां आपने डॉक्टर साहब म्यूजिकल कंसर्ट किए वहां से आपकी जायदादें निकल रही हैं। डॉक्टर साहब, आपको गालिब के कलाम की कसम जो मियां साहब पढ़ रहे हैं, सर जरा थोड़ा सा ब्रेक आप अपनी बारी पे बोलिएगा। आप अपनी गालिब का एक शेर है कि ये वो क्या है कि उसी अतार के लोंडे से दवा लेते हैं जो वजह है बीमारी नहीं आती गालिब। सर वो गालिब से नहीं है, अल्लाह का खौफ करें, वो गालिब से नहीं है। इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। असद साहब इस तरह नहीं बात करने दे, मगर नहीं आप आती। करीब बैठे हैं। अच्छा सेनेटर साहब, कहने की थोड़ा बात सा, ये सर है मुझे वाइंड अप की तरफ कि जाना है। ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे जो अरबों खरबों हैं, वो इस कौम गरीब कौम का पैसा है, ये यहाँ से विरासती लूटा है, गया है। आपको पता है, जब अदालतों ने पाकिस्तान फैसले बना दिए। सेनेटर साहब, सर मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है, आपको कसम है सर, प्लीज। झूठे भी हैं और बेईमान भी हैं। अदालत ने फैसला दिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब कहूटा वालों से आप डरते हैं, करप्शन करप्ट प्रैक्टिसेस करते रहे। सर मेरी आप सदाकत अब्बासी साहब, सर प्लीज अब जरा थोड़ा सा ब्रेक लगाइएगा। आपको करप्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन यकीन जानिए इसमें मेरी कोई साजिश नहीं है। सर पीपल्स पार्टी का वर्जन ले लूं, उसके बाद इंशाल्लाह वाइंड अप है। तरीका नहीं है ना सर। सदाकत अली अब्बासी साहब देखिए, आप नाराज नहीं हो सकते मुझसे क्योंकि आप हुकूमत में, आप झूठे हैं, आप कहते हैं। अच्छा सर, अच्छा अगर नवाज शरीफ और उसकी फैमिली को 2 मिनट भी नहीं रह गए सर, जरा आप लोग थोड़ा सा दोनों साहिबान अगर तवक्कुफ फरमाएं। आयतुल्लाह दुरानी साहब खुद चल के मेरे पास नाज़िल हुए। सर प्लीज, आप दोनों को कसम दे दूंगा, क्यों बोल रहे हैं सर, आप दोनों को कसम दे दूंगा, जरा रुक जाइए प्लीज। आयतुल्लाह दुरानी साहब, सर ये मुझे बताइएगा, हुकूमत चले जाने के बाद फिर याद आता है कि एक मखलूक और भी रह गई है जिसके साथ बुरा हो गया, और वो है अवाम। सर आपके ख्याल में जब वक्त रहता है फिर क्यों हम इस जमहूर को भूल जाते हैं जिसके हवाले से हमें जमहूरियत की बांसुरी मिलती है बाजा बजाने के लिए? आज मैं एक रिटायर्ड ऑफिसर से मिला तो उसको मैंने कहा कि अब आपकी राय क्या होगी रिटायरमेंट के बाद। जब आप सीट से हट जाते हैं तो वो जो सरिये लगे हुए अगर आपका है ना स्टेनलेस स्टील वाला, तो इसके बाद फिर आपको सोचना पड़ता है। अगर आपके पास ये अल्लाह वाली चीज़ें लगे हुए हैं तो आप सीट पर हों या सीट से बाहर हों, आपने हक और इंसाफ पर काम करना होगा, और हक इंसाफ का किसी और के लिए नहीं करना होगा। यही इंसानों के लिए, ये इसी हैवानों के लिए, इसी नबातात के लिए, इसी जमादात के लिए जो आपको ये जो इकोसिस्टम दिया गया ना, इसी पर ही सब कुछ है। क्योंकि आप एक, मैं मुसलमान की हैसियत से नहीं कह रहा, आपको बहैसियत एक इंसान के, तमाम इंसानियत की खिदमत आपकी बका और सलामती में होगी अगर आप इन तमाम चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ अपने ग्रोह को, जो कि डंडेदार होंगे, पैसेदार होंगे, वो उनके खातिर अगर आप करोगे तो फिर नेस्त हो जाएगा। मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि हमसे पहले आद व समूद के मुतालिक कुरान में जिक्र है, तो फिर हमारी भी शनाख्त आद व समूद वाले खाते में चला जाएगा। बैसित मोमिन और मुसलमान के हमें सबके लिए मुकम्मल तौर पर इंसाफ पर मबनी होगा। क्या सर मुझे अनफॉर्चुनेटली इमीडिएटली वाइंड अप की कॉल दे दी गई। सदाकत अली अब्बासी साहब, डॉक्टर असद अशरफ साहब और बिलखुसूस आयतुल्लाह दुरानी साहब, सर आप तीनों हजरात का, आप तीनों मौजूद मेहमानों का इंतहाई मशकूर हूँ कि अपनी मसरूफियत के बावजूद आपने हमारी प्रोग्राम में शिरकत की, ज़हमत गवारा की। नाजरीन इसी के साथ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।